अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन है और आज से जो है इस वीडियो से है हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ का क्या मतलब है बेटा? यहाँ पर जो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जो कि अभी 2021 के अंदर पीएमसी के टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं। अच्छा जी। आपकी आसानी के लिए जो पीएमसी ने सिलेबस रेकमेंड किया है, ये वो सिलेबस है जो पीएमसी ने सिलेबस रेकमेंड किया है, और जो चैप्टर उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं उन चैप्टर के लिए मैंने पास पेपर्स जो है इकट्ठे किए, कलेक्ट किए, और कलेक्ट करने के बाद जो है उन सबके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो है 1998 से लेकर 2020 तक जितने यानी 22 साल के जितने भी एमसीक्यूज थे उन सबका एक कलेक्टिव उन सबको कलेक्टिवली मैंने इकट्ठे कर लिया और सारे एमसीक्यूज यहाँ पर बना लिए। ये काम स्पेसिफिकली अनीस हुसैन इंस्टीट्यूट जो कि कराची का, बल्कि इवन आई से पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इदारा है एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन के लिए और एकेडमिक्स के लिए, तो वहाँ स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर बनाया। और नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज एमसीक्यूज। तो मैं आपकी आसानी के लिए इन एमसीक्यूज की सॉल्यूशन वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप इसको देख सको और आपको जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो, आप उसको समझ सको। मैंने एमसीक्यूज़ बनाए, उनकी कीज़ भी डाली हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कीज़ को देखने के बाद भी समझ नहीं पाते, हमें उनकी लॉजिक्स का पता नहीं होता, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ 13 चैप्टर्स हैं, तो इन यहीं से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो कि हमारी बुक के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 2 है। फेडरल की बुक के अकॉर्डिंगली भी, सेन टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली भी, पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली भी ये चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। तो बेटा यहाँ पे जितने भी पास पेपर्स थे उनको मैंने कलेक्ट किया है, चाहे वो एनटीएस के हो, केएमडीसी के पुराने पेपर्स हो, सही है, एसएमबीबी एमएलसी के हो, अलग अलग जितने मैं कलेक्ट कर पाया उन सब से मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं। वो टॉपिक्स जो पीएमसी में इंक्लूडेड थे। काफ़ी टाइम लग गया मैंने, लेकिन शॉर्ट नोटिस में थोड़ी सी एफर्ट करके आप लोगों के लिए मैंने ये काम किया है। अच्छा जी, पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं। द एक्चुअल फैक्ट इज दैट देयर आर 400 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स टोटल। यहाँ पे 400 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन द थिंग इज दैट 400 किस्म के अमाइनो एसिड्स तो होते हैं, लेकिन हम इनको यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसको काउंट करेंगे बेटा? यहाँ पे हम जो काउंट कर रहे हैं ना, वो हम सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स को कहते हैं, क्योंकि ये वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए यूज़ नहीं होते, प्रोटीन की फॉर्म नहीं करते। यानी प्रोटीन के अंदर यही 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं जो कि पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ए। सही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ग्लूकोज जो है गुड सोर्स है एनर्जी का। यानी ग्लूकोज बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या वजह है? देखो, एनर्जी जो ज़्यादातर एनर्जी की जो स्टोरेज होती है ना, वो नॉन पोलर पार्ट के अंदर होती है। और अगर ग्लूकोज के अंदर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी का स्टोरेज है वो किसकी वजह से? कार्बन एंड हाइड्रोजन की वजह से। तो हैज़ कार्बन लिंक टू हाइड्रोजन, हैज़ कार्बन लिंक्ड टू हाइड्रोजन। बिकॉज आपको ये चीज़ें आपने बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक में, अगर आपने बायोएनर्जेटिक्स का टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट आपको, इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा। अच्छा, खैर अभी हम इतनी डेप्थ इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन का, वही चीज़ जो है उसी की वजह से एनर्जी मौजूद होती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन सारी चीज़ों में प्रोटॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इसका मतलब है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। सही है, बी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिपिड। इनमें से लिपिड्स कौन सा नहीं है? तो 1999 का भी ये क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे वैक्सेस हैं, पेप्टाइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं एंड ऑयल्स हैं। इनमें से लिपिड्स कौन सा नहीं है? बहुत सिंपल है, वो है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड प्रोटीन है। सही है, या अमीनो एसिड की चेन है, चेन का नाम है। अब आते हैं और
आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ प्रोटीन। अब इनमें अभी यहाँ पे पूछा गया है इनमें से प्रोटीन कौन सा है, तो बेटा प्रोटीन कौन सा है, राइबोफ्लेविन, एड्रीनालीन, कोलेस्टेरोल, हीमोग्लोबिन। अच्छा ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप सबको पता है, प्रोटीन के अंदर ये टॉपिक पढ़ा था। प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, उसके अंदर की जो उसके अंदर जो एग्जांपल्स पढ़ी होंगी आपने, उसमें आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन इज एग्जांपल ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आँख बंद करके इसका आंसर बताया जा सकता है कि ये हीमोग्लोबिन है। हाउ मेनी काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। अच्छा प्रोटोप्लाज्म के अंदर कितने किस्म के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। अच्छा जी, प्रोटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली यहाँ पर जो है न्यूक्लिक एसिड, कितने तरह के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। देखो प्रोटोप्लाज्म की जब हम बात करते हैं ना, प्रोटोप्लाज्म की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर जो है ना बेटा साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, यानी हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर पॉलीसैकेराइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। अच्छा साइटोप्लाज्म में भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया और एटीपी मौजूद होता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड हो गया, और इसी तरह से जो है आपके पास डाई न्यूक्लियोटाइड NADH2, ये सारी चीज़ें भी मौजूद, तो तीनों किस्म के जो है ना न्यूक्लियोटाइड जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, द लिपिड मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल इन अ रेशियो ऑफ। लिपिड मॉलिक्यूल जो है, अच्छा यहाँ पे वैसे जो है स्पेसिफाई करना चाहिए था, लेकिन खैर यहाँ पे पूछा गया द लिपिड मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। एक लिपिड का मॉलिक्यूल है जो कि किससे बना हुआ है, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से बना हुआ है। तो आपको पता है एक ही ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मौजूद होता है, वो है असाइल ग्लाइसरॉल। और असाइल ग्लाइसरॉल में जो रेशियो होता है वो होता है 1:3 का, क्योंकि वह एक मॉलिक्यूल है किसका, ग्लाइसरॉल का, और बाकी जो रिमेनिंग है जो 3 मॉलिक्यूल है वो फैटी एसिड्स के होते हैं। कैसे बॉन्ड बनता है आपको अच्छी तरह से पता है, एसिडिफिकेशन होती है। ग्लाइसरॉल जो है अल्कोहल है, फैटी एसिड जो है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर 3 कार्बन है और तीनों के साथ OH लगा है, अगर यहाँ पर जस्ट लाइक दैट कि 3 कार्बन है इस तरीके से और तीनों के साथ OH लगा है, तो वो ग्लाइसरॉल कहलाता है। सही है, तीनों के साथ OH लगा है तो ये क्या कहला रहा है, ग्लाइसरॉल कहला रहा है। तो अब ये OH जो है फैटी एसिड इन OH से रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ H से रिप्लेस हो जाएंगे फैटी एसिड, तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो एसाइल ग्लाइसरॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक एसाइल ग्लाइसरॉल है और 3 फैटी एसिड है, तो इससे मिलके क्या बन रहा है हमारे पास, इन सबसे मिलके हमारे पास बन रहा है, कहाँ चला गया, हाँ एसाइल ग्लाइसरॉल बन रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं हम। ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज, ग्लाइकोजन जो है ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो कैसा होता है, ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है। बहुत सिंपल सी बात है ये, ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, तो पॉलीसैकेराइड इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। सही है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द फार्मूला ऑफ ग्लाइसर एल्डिहाइड इज, जो ग्लाइसर एल्डिहाइड का सही फार्मूला क्या होता है। ग्लाइसर एल्डिहाइड, देखो बेटा ग्लाइसर यानी 3 कार्बन की बात हो रही है, सही है, ग्लाइसर एल्डिहाइड आप पता होगा 3 कार्बन वाले शुगर की बात हो रही है, तो ग्लाइसर एल्डिहाइड की यानी ट्रायोस शुगर है ये ग्लाइसर एल्डिहाइड, यानी C3H6O3, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। सही है, ग्लाइसर एल्डिहाइड का जो फार्मूला है वो क्या है, C3H6O3, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। सही है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है, द अमाइलोपेक्टिन इज द लिंकेज इन अमाइलोपेक्टिन द लिंकेज इज। अच्छा आपको पता है अमाइलोपेक्टिन की जब बात होती है तो ये ब्रांचिंग की बात हो रही होती है, किसकी बात हो रही होती है, ब्रांचिंग की बात होती है। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ ज़रा समझाता हूँ आपको। लेट्स सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ शुगर, लेट्स सपोज कि ये ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और जो छठा कार्बन होता है वो रिंग से बाहर होता है 6। इसी तरह से 1 2 3, यानी इसका ये 1, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये 1, तो यहाँ पे जो 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बना, ये स्ट्रेट लिंकेज है। सही है, ये लीनियर लिंकेज है, तो ये अमाइलोस
के दरमियान जो है ये लिंकेज बनती है। स्टार्च की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेट जो लिंकेज है ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये कौन सी है? 1,4। लेकिन यहाँ पे बात की गई है किसकी? अमाइलोपेक्टिन की। सही है, यहाँ पर बात की गई है अमाइलोपेक्टिन की। तो अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करेंगे ना बेटा, तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होगी। सही है, अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग होगी। तो जब ब्रांचिंग होगी तो लेट्स सपोज, थोड़ा ऊपर बना देता हूँ यहाँ से, लेट्स सपोज कि ये अमाइलोपेक्टिन है, लेट्स सपोज यहाँ पे ब्रांच निकल रही है, तो इसका जो कार्बन नंबर 1 है वो इसके कार्बन नंबर 6 के साथ बॉन्ड होगा। तो ये जो ब्रांच है ना, ये जो ब्रांच है दिस इज अमाइलोपेक्टिन ब्रांच है, और ये लिंकेज भी अमाइलोपेक्टिन लिंकेज कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ से जो लीनियर लिंकेज होगी, अब ये जो दूसरे ग्लूकोज के साथ बाइंड होगा, ये लिंकेज भी ये क्या कहलाएगा? ये अमाइलोज चेन कहलाएगी। ये भी अमाइलोज चेन है, लेकिन ये जो ब्रांचिंग बन रही है दोनों के बीच में, ये अमाइलोपेक्टिन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना, ये जो लिंकेज है ये कार्बन नंबर 6 है और इसका है कार्बन नंबर 1। तो ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सही है, कौन सी लिंकेज है? ये है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बेटा। तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है किसके अंदर होता है? अमाइलोपेक्टिन के अंदर होता है। तो इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सही है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा, नाइट्रोजन इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ। नाइट्रोजन किसका प्रोडक्ट होता है? नाइट्रोजन जो है बेटा प्रोटीन में शामिल होता है। ये हम बचपन से पढ़ते हुए हैं कि प्रोटीन जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तो प्रोटीन इसका सही ऑप्शन होगा। सही है, प्रोटीन इसका सही ऑप्शन है। अच्छा जी, राइबोज एंड राइबोल्यूज आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश क्लास। राइबोस, राइबोस की बात हो रही है। राइबोस, राइबोस क्या है? पेंटोज शुगर है। तो पेंटोज शुगर यहाँ पर एग्जाम्पल होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सही है, यानी सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी। अच्छा जी, शुगर इज स्टोर्ड इन द लिवर एज। शुगर जो है लिवर में किस फॉर्म में स्टोर होता है? आपको पता है ना, जब हमने खाना खाया तो शुगर जब आता है ब्लड में, शुगर का लेवल बढ़ जाता है और फिर इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन फिर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। वो ग्लाइकोजन लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। तो स्टोरेज की बात हो रही है, तो स्टोरेज जो है हम बल्क क्वान्टिटी में करते हैं। सही, स्टोरेज हम बल्क क्वान्टिटी में करते हैं। तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है लिवर, सॉरी शुगर लिवर में। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट के बारे में पूछा गया है। अच्छा देखो यहाँ पे ऑप्शन है। अच्छा देखो, कुछ क्वेश्चन हमारे पास होते हैं जो ऑप्शन ओरिएंटेड होते हैं। ये क्वेश्चन है ऑप्शन ओरिएंटेड है, ऑप्शन देखकर ही समझ में आएगा। क्वेश्चन देखकर तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सक्रोज होता है, माल्टोज नहीं होता, ये गलत है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो है वो लैक्टोज होता है, ये भी गलत है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज होता है, ये सही है। तो दूसरी इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये सही है, बस सही है। सही है, अगर इसको भी देख लें तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज सक्रोज, ये भी उसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? पॉलीसेकेराइड इज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ। पॉलीसेकेराइड जो है किस तरह, पॉलीसेकेराइड कैसे बन रहा है? देखो बेटा, पॉलीसेकेराइड का मतलब है एक से ज़्यादा शुगर। तो आपको पता है ना, जब एक मॉलिक्यूल, एक शुगर दूसरा शुगर, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इनके बीच में से वाटर निकलेगा। तो ये आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के स्टार्ट के अंदर ही कि ये प्रोसेस कंडेंसेशन का कहलाता है। तो यहाँ पर जो पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन हो रही है वो कैसे होगी? कंडेंसेशन के जरिए से होगी। अच्छा जी, और क्या बात है? द बॉन्ड प्रेजेंट, अगला क्वेश्चन है 15। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ना बेटा। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अच्छा जी, अच्छा अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें ना ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो होता है ना, ऑर्गेनिक यहाँ पे होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट यानी जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये बात बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स हैं, यानी एक कार्बोहाइड्रेट है उसका दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है इनके दरमियान। सही है, वो क्या टाइप हो वो सारी चीज़ें छोड़ दो। तो ग्लाइकोसिडिक उसका स्पेसिफिक नाम है ना, हालांकि होता तो वो भी कोवेलेंट, लेकिन खैर अभी आपने इस लिंकेज के बारे में याद रखना है बस। An organic compound in which hydrogen and oxygen are present in the same ratio as। अच्छा भाई, ये तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द सेम रेशियो एज इन वाटर, ये बहुत बचकाना सवाल है कि भाई ये तो किस में प्रेजेंट होता है? ये होता है
कार्बोहाइड्रेट के अंदर। किसमें क्वेश्चन आया था? SMBBMC 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। देखो ये वो क्वेश्चन है जिसको पढ़ते साथ ही हमें समझ में आ जाता है। सही है। तो जो आपको पता है ना, PMC ने कहा है कि 70% जो है क्वेश्चन जो है आपके वो रिकॉल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है वो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। बस यहाँ पर जो है ना, उन्होंने यहाँ पर जो है रखा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने मॉडरेट रखा हुआ है। मॉडरेट और इजी का लेवल रखा हुआ है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो कि मुश्किल होंगे, यानी आपको थोड़ा सा माइंड अपना लेके मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि ये कहाँ पढ़ा था, कहाँ था। तो बस ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन जो है रिकॉल कहलाते हैं बेसिकली, जो बिल्कुल सिंपल सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हम आगे इस सीरीज़ के अंदर पूरा पढ़ते जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो एज इन वाटर, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, यही तो सॉल्व किया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स कंडेंसेशन, रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। तो भाई कंडेंसेशन का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल है, दो मोनोमर है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बॉन्ड कर जाते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो अगर यही वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाए और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ये क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसका हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए। क्या ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है। 17 हो गया। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या है? 17 के बाद जो है 18। अच्छा जी, क्या लिखा है? which of the following combination of statement is true of saccharide in living organisms। अच्छा भाई, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग भी है। इसमें थोड़ा सा मैं भी सोच में पड़ गया था कि यार ये क्या बात की गई है। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। ये भी आंसर ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और जो है क्या कहते हैं, सैकराइड्स के बारे में, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बारे में ट्रू क्या है वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी है जो आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, ऑप्शन में क्या है? पहले क्या लिखा है? रिड्यूसिंग शुगर एंड रिलीजिंग वाटर। क्या मतलब है इसका? अच्छा, ये जो है यहाँ पे ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, अभी इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। कंडेंसेशन ऑफ शुगर यूजिंग वाटर, यानी वाटर को यूज करके शुगर को कंडेंस करना। पहला ऑप्शन क्या है? रिड्यूसिंग शुगर एंड रिलीज। अगर शुगर रिड्यूस होगा तो वाटर रिलीज होगा। और दूसरा कह रहा है कि भाई अगर कंडेंसेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर यूजिंग वाटर, तो वाटर को यूज करके तो कंडेंसेशन नहीं होती, वाटर को यूज करके कंडेंसेशन नहीं होती, वाटर यूज करके तो हाइड्रोलाइसिस होती है। सी क्या कह रहा है? सी को ध्यान से समझना। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो, अरे यार कहाँ, सॉरी कहाँ गया? हाँ, ये रहा। सी क्या कह रहा है बेटा? सी ये कह रहा है कि यहाँ पर सी ये कह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस रिलीजिंग, रिड्यूसिंग शुगर एंड रिलीजिंग वाटर। जो हाइड्रोलाइसिस होगी उससे वाटर रिड्यूसिंग शुगर निकलेगा और वाटर रिलीज होगा। अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा समझना है बेटा। देखो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर भी और बायोलॉजी के अंदर भी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर भी, कि जितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सही है। जितने मोनोसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वरना नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब कहा गया कि हाइड्रोलाइसिस, लेट सपोज कि एक पॉलीसैकेराइड है। सही है, एक पॉलीसैकेराइड की चेन है। अब हाइड्रोलाइसिस हो गई, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, यानी एक मोनोमर निकल गया। तो जब इस पॉलीसैकेराइड से मोनोमर निकल गया तो अब ये मोनोमर क्या है? ये रिड्यूसिंग शुगर है। और ये पॉलीसैकेराइड क्या था? नॉन रिड्यूसिंग था। मोनोसैकेराइड क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। तो जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो क्या निकलेगा? रिड्यूसिंग शुगर निकला। अब चाहे रिड्यूसिंग शुगर वो फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज हो या गैलेक्टोज हो, वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसके अंदर यानी जब ये पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड से जब पॉलीसैकेराइड में जब हाइड्रोलाइसिस हुई तो हाइड्रोलाइसिस के बाद जो है क्या निकला? रिड्यूसिंग शुगर निकला एंड रिलीजिंग वाटर। जब हाइड्रोलाइसिस होगी, अरे यार फिर कहाँ चला गया? सॉरी बेटा, ये पता नहीं मुझे, ये आई डोंट नो, ये बटन प्रेस हो जा रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, चलो भाई, अब तो बेटा देखो, जब हाइड्रोलाइसिस होगी और क्या लिखा है? रिलीजिंग वाटर, यहाँ पे फंसे हम।
कैसे? रिलीजिंग वाटर, वाटर रिलीज नहीं होगा हाइड्रोलाइसिस के अंदर, वाटर तो ऐड हो रहा है जब तो हाइड्रोलाइसिस हो रही है। तो सी ऑप्शन गलत है। डी के ऊपर आते हैं। डी कह रहा है हाइड्रोलाइसिस, रिलीजिंग, रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा यहाँ तक तो बात सी में भी सही थी। एंड यूजिंग वाटर, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वाटर यूज होगा, वाटर ऐड हो, यूज वाटर को यूज करके क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगी और क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर रिलीज होगा। रिड्यूसिंग शुगर यानी मोनोसेकेराइड। अगर यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर नहीं लिखता ना, मोनोसेकेराइड निकल लिखता, तो आप फौरन समझ जाते। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया गया। अब जिस बच्चे के पास रिड्यूसिंग शुगर का कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वो इस चीज़ यहाँ पे फंस जाएगा। तो समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अच्छा जी, उसके बाद है विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कौन सी प्रोटीन है जिसके अंदर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है? प्राइमरी नहीं, लीनियर स्ट्रक्चर, सेकेंडरी नहीं, टर्शरी थ्री डायमेंशनल है, और टर्शरी से ही मिलकर बनता है क्वाटरनरी, तो इसका मतलब है क्वाटरनरी भी थ्री डायमेंशनल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ई। स्टीरॉयड कंसिस्ट ऑफ डैश सिक्स मेंबर कार्बन रिंग एंड वन फाइव मेंबर कार्बन रिंग। स्टीरॉयड, अच्छा भाई आपको पता है ना स्टीरॉयड की रिंग कैसी होती है? वो आपको यानी ये एक स्टीरॉयड की रिंग है कुछ इस तरह की, लाइक दिस। एक जो है कैसी रिंग होती है, यानी एक जो है 5 कार्बन वाली रिंग होती है, तीन जो है 6 कार्बन वाली रिंग। तो तीन है रिंग 6 कार्बन वाली, तो यहाँ पे क्या होगा? थ्री इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सही है, थ्री इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा? विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंटेन द हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम। कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि हेलिक्स शेप को हेलिक्स शेप को रखेगा? तो भाई अब यहाँ पे हेलिक्स शेप किसकी वजह से होता है? हेलिकल शेप जो होता है वो सेकेंडरी की वजह से होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी, वैसे ये एमसीक्यूज जो है ना, आई डोंट थिंक ये एमसीक्यू सही है। एंजाइम जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। और एंजाइम अगर ग्लोब्यूलर प्रोटीन है तो उसके अंदर जो है टर्शरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। सही है, टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन खैर ये एनटीएस 2014 का क्वेश्चन है। और अच्छा ये मुझे याद नहीं था कि ये एनटीएस कहाँ के, एनटीएस 2014 में तो सेंट्रलाइज पॉलिसी थी नहीं, तो हर जगह की अलग अलग थी। तो खैर ये उसमें ये क्वेश्चन मौजूद था। तो बेटा ये यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि ये सिंध बोर्ड से बनाया गया, सिंध बोर्ड में इस तरह की कोई स्पेसिफिकेशन गिवन नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका सही ऑप्शन होगा। सही है, मैं यहाँ पर जो थोड़ी बहुत मिसहैप्स है ना वो भी आपको बताता जा रहा हूँ। तो सेकेंड, अगर यहाँ एंजाइम नहीं डालते ना, तो एंजाइम नहीं डालते तो बात बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं था। अच्छा, ये डैश इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स एंड विच इज इक्विवेलेंट टू द डैश इन प्लांट्स। अच्छा भाई, एनिमल में स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, जो कि स्टार्च के ही जैसा होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। पहले ग्लाइकोजन आएगा फिर स्टार्च आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्या कह रहा है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन is indicated by an association of 2 alpha and beta chain in a hemoglobin molecule। अच्छा, hemoglobin का मॉलिक्यूल जब आ गया, hemoglobin का हमें पता है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, तो बिना कुछ सोचे समझे हम यहाँ पे ये लगा देंगे। ठीक, क्योंकि ये बात तो दिमाग में फिक्स है ना, ये बात तो दिमाग में फिक्स है, यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो ये रिकॉल क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ सिंपल सी चीज़ है, इतनी लंबी लाइन लिख दी गई है। Because sorry, because it is capable of dissolving more substance than any other, dash is called universal solvent। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है बेटा? because of because it is capability of dissolving more substance than any other liquid, dash is called as universal solvent। universal solvent का नाम आ गया वाटर है इसका आंसर, बस सिंपल। सही है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। इसके बाद हम, अच्छा नहीं आगे भी है, सॉरी, 25। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि इसके अंदर कोई रिपीटेशन हो, ये वही बात है। अच्छा, यहाँ पे वर्डिंग चेंज है, ज़रूर वर्डिंग ज़रूर चेंज है, वहाँ पे एसाइल ग्लाइसरोल का जिक्र नहीं था। एन एसाइल ग्लाइसरोल इज कंपोज ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल इन अ रेशियो ऑफ
1:3। सिंपल। आगे देखते हैं आगे क्या बात बताई गई है। अच्छा जी, व्हाट अकर व्हेन सक्रोज इज ब्रोकन डाउन टू मोनोसैकेराइड। सक्रोज जब ब्रेक होगा तो क्या होगा। अब यहाँ अच्छा देखो, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग शुगर एंड रिलीजिंग वाटर, यानी शुगर रिड्यूसिंग शुगर और वाटर रिलीज होगा। कंडेंसेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर एंड यूजिंग वाटर। अच्छा सक्रोज ब्रेक हो रहा है ना, तो कंडेंसेशन तो नहीं हो सकता। हाइड्रोलिसिस, रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर एंड रिलीजिंग वाटर। अच्छा उसके बाद क्या, हाइड्रोलिसिस, रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर एंड यूजिंग वाटर। यहाँ पे भी इसका यही आंसर है कि भाई जब सक्रोज जो है जब सक्रोज जो है वो ब्रेक हो रहा है, सही है, जब सक्रोज जो है वो ब्रेक हो रहा है ना, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो रही है। और रिलीज क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग शुगर। सक्रोज खुद रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, सही है। सक्रोज वो डाइसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है। अच्छा अब ये जब क्या कहते हैं ब्रेक होगा, तो उससे फ्रक्टोज और क्या निकलेगा, ग्लूकोज निकलेगा। जब ये दोनों चीज़ें निकलेंगी तो फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग है और ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग है, और वाटर यूज होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा इस लिपिड के स्ट्रक्चर में जो है सारी चीज़ें जो है मौजूद होती हैं। ये भी ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एक्सेप्ट क्या चीज़ ऐसी है जो लिपिड के स्ट्रक्चर में नहीं होती। कार्बोक्साइल ग्रुप, क्या कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, बिल्कुल होता है बेटा, फैटी एसिड के अंदर होता है। अच्छा CH2O बेसिक स्ट्रक्चर, CH2O किसकी बात कर रहा है, CH2O बात कर रहा है कार्बन एंड वाटर, यानी हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बोहाइड्रेट की बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ये तो नहीं होता, अगर ये होता तो लिपिड को कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते। तो ये नहीं तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये नहीं होता, लिपिड के अंदर ही कार्बोहाइड्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं होता। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। वरना ग्लाइसरॉल भी मौजूद होता है, फैटी एसिड भी मौजूद होता है, OH ग्रुप भी मौजूद होता है। अच्छा अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक डायग्राम यहाँ पे गिवन है, क्या दिखा रहा है, एक मोनोमर है, दो मोनोमर है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। तो वाटर रिलीज और दो मोनोमर के बीच में बॉन्ड बन जाए तो ये कंडेंसेशन कहलाता है। पूछा भी यही गया, द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, स्टेरिन। स्टेरिन और उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्टेरिन इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ, स्टेरिन जो है इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसकी, स्टेरिन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, स्टेरिन जो है क्या है, स्टेरिन लिपिड की एग्जाम्पल है, सही है। तो लिपिड की एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एसाइल ग्लाइसरोल होगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो एसाइल ग्लाइसरोल है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, एसाइल ग्लाइसरोल। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हमारे पास, दैट इज विच सब्सटेंस माइट इंक्लूड द अबव मॉलिक्यूल। अच्छा अबव तो नहीं, मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर दिया था, ये अबव नहीं, ये यहाँ पे। अच्छा खैर क्वेश्चन में इसको चेंज करना चाहिए था। अच्छा एनीवेज, ये मॉलिक्यूल किसकी स्ट्रक्चर है। तो बेटा ये देखकर क्या लग रहा है हमें, ये क्या कौन सी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। अच्छा अब अगर आप इसको गौर करो, इसको ज़रा गौर करो, मैंने वैसे ये ऐसी स्ट्रक्चर नहीं थी, मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बना दिया। लेकिन इसको अगर आप गौर करो, एक तरफ NH2 दिख रहा है, अमाइनो ग्रुप दिख रहा है, और एक तरफ कार्बोक्साइल ग्रुप दिख रहा है, सही है, एक तरफ कार्बोक्साइल ग्रुप दिख रहा है। तो ज़रा इसको ना हम इसकी फिशर प्रोजेक्शन देखते हैं, ये हैवर्थ प्रोजेक्शन है। अगर फिशर यानी ये कार्बन है, बीच में कार्बन लिख दिया, कार्बन की एक साइड पे क्या लगा हुआ है, कार्बो ऑक्साइलिक एसिड, ये लिख दिया। समझ आ रही है ना बात, ये वाला कार्बन है जिसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, एक साइड पे, अच्छा मैं इसको इधर दिखा देता हूँ, लेकिन NH2 लगा हुआ है, और एक साइड पे CH3 लगा हुआ है। अच्छा हाइड्रोजन इसके साथ होता है, हम शो नहीं करते हैं यहाँ पे अलग से, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। तो ये अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है, और अमाइनो एसिड में जब ये CH3 लगा हो इस कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ, तो ये एलानीन होता है। तो इसका सही ऑप्शन है अलानीन। ये अलानीन की स्ट्रक्चर जो है ना, सिंध बोर्ड की बुक में भी, फेडरल की बुक में भी, और पंजाब की बुक में भी गिवन है, सही है। बस इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बना दिया, क्योंकि अगर आपकी जिस बच्चे की केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी ना, वो इसमें फंसेगा ही नहीं, वो देख कर ही पहचान जाएगा ये क्या है। तो स्टूडेंट होपफुली आपको यहाँ ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा अब इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर ना मैं एंजाइम्स को सॉल्व करवाऊँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।